नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने ह्यूमन आई और उसका स्ट्रक्चर देख लिया था। आज हम उसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। इसके बाद का पार्ट आपको टेक्स्ट बुक में है, बट वो कट हो चुका है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। वो गुजरात बोर्ड सीबीएसई दोनों को काटे, इसलिए वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ओके, नाउ सबसे पहले तो प्रिज्म क्या है। प्रिज्म क्या है वो आपको पता चलना चाहिए। तो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल बाउंडेड बाय एटलीस्ट टू लेटरल सरफेस inclined to each other at certain angle। अब आपको प्रिज्म जब भी दिमाग में आपको या सुनाई दे तो आपको प्रिज्म ऐसा दिख रहा है कि ऐसा होता है, बट प्रैक्टिकली प्रिज्म ऐसा नहीं होता है। प्रिज्म ऐसा होता है, देख लो बेटा, दिख रहा है सबको? प्रिज्म ऐसा होता है। ये उसका फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज जो हमको स्ट्रेट दिखता है, कौन से शेप का? ट्राइंगुलर। एग्जैक्ट उसके पीछे क्या होता है? ट्राइंगुलर। ये साइड वाला फेस है, वो रेक्टेंगुलर होता है। नीचे वाला भी क्या होता है? रेक्टेंगुलर। और इस साइड वाला भी क्या होगा? रेक्टेंगुलर। तो तीन रेक्टेंगुलर होते हैं जिसको हम लेटरल सरफेस बोलते हैं, और दो क्या होंगे? ट्राइंगुलर सरफेस। इन शॉर्ट, आप बुक को, अपनी बुक को ऐसे खोल दीजिए तो वो जो स्ट्रेट पार्ट, आप में से कोई टेंट में रहा होगा तो उसे पता होगा टेंट का भी शेप यही होता है, राइट? सो क्या है? प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट टू लेटरल सरफेस। दो लेटरल सरफेस, देखो, ये फर्स्ट लेटरल सरफेस, ये दूसरा लेटरल सरफेस, उन दोनों के बीच का एंगल, जो अपना एंगल होता है उन दोनों के बीच का, ये देख सकते हो, ये उन दोनों के बीच का एंगल दिख रहा है। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? ए। ओके, द एंगल बिटवीन टू lateral surfaces is called angle of prism. It has two triangular bases and three rectangular lateral surface। दो ट्राइंगुलर, मैंने जैसे बता दिया, दो ट्राइंगुलर और तीन lateral surfaces। ऐसा आप उसको 360 डिग्री घुमाओगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट करवाएंगे शायद, स्कूल स्टार्ट होगी तो प्रिज्म का। सो बेसिकली दिस इज व्हाट योर प्रिज्म इज। ठीक है, अब उसमें से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, तो हम उसका है ना स्ट्रेट फर्स्ट वाला ही पार्ट ऐसे, हम तो हमेशा क्या करेंगे? 2D स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, हम तो 3D स्ट्रक्चर बना नहीं सकते। तो मान लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, ये लाइन पी क्यू लाइन दिख रही है आपको? पी क्यू लाइन, पी क्यू लाइन अंदर जाएगी। ओके, पी क्यू लाइन अंदर जा रही है, अंदर जा रही है इन द सेंस कि भाई वैन ये एयर है और ये आपका ग्लास है, और ये वापिस एयर है, एयर से ग्लास में जाएगी, दैट इज रे पी क्यू एयर से ग्लास में जाएगी, दैट इज रेरर टू डेंसर। फर्स्ट में रेरर टू डेंसर पी क्यू वाली रे की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या होगा? ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखो नॉर्मल है, उसके टूवर्ड्स बेंड हो रहा है। फिर क्यू एम रे देखो, क्यू एम, क्यू एम क्या हो रही है? क्यू एम तो स्ट्रेट पास होगी। ठीक है, स्ट्रेट पास होगी, वापिस उसको इस फेस पे कौन सी रे मिलेगी? एम आर। एम आर क्या होगी? डेंसर टू रेरर। एम आर देख लो, एम आर रे, यहाँ से पॉइंट है, वो रे जो है वो डेंसर टू रेरर बाहर निकल रही है, तो वो क्या होगी? बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो और एंगल होता है उससे भी दूर जाएगी। बराबर है? ये एम एस और एन एन एस एस डैश और एन एन डैश वो आपके क्या है? नॉर्मल्स है। बराबर है? नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस। यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम गलत बनाया है, बेसिकली क्या होगा? वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा, सरफेस के नॉर्मल की बात होती है, उन्होंने थोड़ा गलत बनाया। अब एक्चुअल पाथ क्या था? एक्चुअल पाथ ये, जैसे मान लो ये आपका ट्राइंगल है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और ये ऐसे आया। बट रियल में हो ये रहा है कि भाई ये, इसको अगर आप प्रिज्म नहीं होता तो स्ट्रेट जाती, और इसको आप पीछे खींचो तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हम बोलते हैं डी। दैट इज क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन। वो उतना हमारा लाइट रे डेविएट कर रहा है, ये जो लाइट रे है उतना पास हमारा लाइट रे क्या कर रहा है? डेविएट कर रहा है। समझे? इन द डायग्राम अबव अ रे ऑफ लाइट पी क्यू इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द फर्स्ट सरफेस ए बी। पहले सरफेस ए बी पे जा रही। द लाइट रे ऑन रिफ्लेक्शन इज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? डेंसर टू रेयर टू डेंसर। ओके, at the second surface AC, the light ray enters from glass to air, so it bends away from the normal। क्लियर हुआ?
The above diagram shows refraction through a prism where PQ is incident ray, PQ incident ray, QM is refracted ray and MR, जो MR है उसको इमर्जेंट बोलते हैं, रिफ्रैक्ट होके वापस बाहर निकली उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इमर्जेंट रे बोलेंगे। ओके, एंगल A is called angle of prism, ओके, एंगल I is called angle of incidence, ये रहा एंगल I, ये रहा एंगल I दिख रहा है। ओके, एंगल R is called angle of refraction, ये रहा दिख रहा है। एंगल E is called angle of emergence, ओके, एंड एंगल D is called angle of डेविएशन। कितना पाथ डेविएट हुआ जो मैंने आपको बाजू में बताया। व्हाट इज डेविएशन? इट इज द एंगल एट विच द इमर्जेंट रे, जिसको हम पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, इमर्जेंट रे मतलब एमआर को पीछे एक्सटेंड किया, मेक्स विद द इंसिडेंट रे एक्सटेंडेड फॉरवर्ड, इंसिडेंट रे को आगे फॉरवर्ड किया, तो उन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट इज एंगल ए of incidence angle and emergence, that and is given by D is equal to I plus E minus A। वो तीन एंगल पे डिपेंड करता है, कौन सा A, I और E। एंगल ऑफ डेविएशन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, A, I और E। कैसे? एंगल I प्लस एंगल E माइनस एंगल A। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो इसको डेरिवेशन के लिए आपको 12th में फिजिक्स रखना पड़ेगा, तो पता चलेगा, हमारे स्कोप से बाहर है इसलिए, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। आगे बढ़े, पक्का, डन। अब जो प्रिज्म है वो काम किसके लिए आता है? तो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। ये एक्सपेरिमेंट पहली बार न्यूटन ने देखा था। तो आपको लग रहा है कि भाई न्यूटन ने इतना सारा काम किया, लगता है पूरा फिजिक्स और साइंस न्यूटन ने बनाया, तो इट इज नॉट सो। न्यूटन ने क्या देखा कि देखो ये आपका प्रिज्म है, दिख रहा है बेटा सबको, ग्लास प्रिज्म, ओके, ग्लास प्रिज्म दिख रहा है, व्हाइट लाइट, व्हाइट बीम ऑफ लाइट उसको अंदर पास किया। अब ड्यू टू पासिंग ऑफ व्हाइट लाइट फ्रॉम एयर टू प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है जो हमने लाइट चैप्टर में पढ़ लिया, तो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, और वो जो 7 कलर में स्प्लिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग of white light into its constituent colors when it passes through a prism is called dispersion। डिस्पर्स होना, जैसे आपकी असेंबली चालू होती थी और असेंबली खत्म होते ही सबको क्या बोलते हैं? डिस्पर्स टू द क्लास। असेंबली डिस्पर्स मतलब सब अपने अपने जगह पे चले जाओगे, पहले सब लोग इकट्ठा हो जाओगे फिर सब अपनी अपनी जगह पे चले जाओगे, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ डिस्पर्जन। ओके, अब वो जो कंसिक्वेंट कलर्स में प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन से कंसिक्वेंट कलर्स हैं? तो दिस बैंड ऑफ 7 कलर्स सो ऑब्टेन्ड आर द विबग्योर। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red, विबग्योर। ओके, एंड इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम कहते हैं। आया समझ में? उसे हम क्या कहेंगे बेटा? स्पेक्ट्रम कहेंगे। Okay, Isaac Newton was the first one to use a glass prism to obtain the spectrum of light। Isaac Newton was the first one to use the glass prism to obtain spectrum of light। Okay, now एक और सिंपल सी बात, a similar band of 7 colors is produced when a beam of white light from an electric bulb forms on a triangular glass prism। ऐसा नहीं कि सिर्फ सनलाइट से ही वो 7 कलर में स्प्लिट होगा, इवन आप उसकी जगह पे बल्ब ले लो या दूसरी ट्यूबलाइट ले लो या और कोई सोर्स ले लो, अगर प्रिज्म से पास होने के बाद 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है तो उस लाइट को हम क्या बोलेंगे? व्हाइट लाइट। दूसरी बात ये याद रखनी है, विबग्योर जब आता है तो मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती करते हैं, VIBGY O और R ऐसे ऊपर आएगा, विबग्योर ऊपर आएगा। समझ में आ गया? पक्का समझ में आया? श्योर? ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन आता है, शो दैट व्हाइट लाइट इज constituted of 7 different colors। तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है और इतना लिखना है, ठीक है, और ये नोट लिखने की जरूरत नहीं है, बट यस इतना लिखना है। क्लियर हुआ? पक्का? आप बोलो सर प्रैक्टिकल तो हमें थोड़ा दिखाओ तो हमें पता चले, तो ये देख लो प्रैक्टिकल। ये है प्रिज्म, ये व्हाइट लाइट एंटर हुई,
अंदर देखो 7 कलर में स्प्लिट हो रही है और दूसरे मीडियम से निकलेगी तो आप इजीली देखो ये पूरा बैंड है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये फिगर में इजीली दिख रहा है बिकॉज ये हमने डायग्राम फिगर है, बट ये रियल फिगर है, उसमें बहुत बार कलर पूरे एज इट इज नहीं देखेंगे। लाइक रेनबो, आप रेनबो जब भी देखते हो तो रेनबो में भी विबग्योर कलर होता है, तो आपको वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, आपको क्या अलग अलग सब दिखता है। वो कभी कभी मिक्स होता है, आप इजीली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हाँ, पता चलता है कभी रेनबो है ऐसे, तो ये ऐसा ही है। ठीक है बेटा, ये एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ समझाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ डिस्पर्जन। तो अब ये डिस्पर्जन होता क्यों है, ये भी दिमाग में सोचने की बात है कि डिस्पर्जन क्यों हुआ। तो लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रेवल्स विद सेम स्पीड इन वैक्यूम एंड एयर। कोई भी कलर की रे हो, कोई भी कलर की, वैक्यूम और एयर में सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही है। वो स्पीड आप में से किसी को आइडिया है, हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था। वो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट इन एनी अदर मीडियम, उसके अलावा मतलब किसके, वैक्यूम और एयर के अलावा, दे ट्रैवल विद द डिफरेंट स्पीड्स एंड बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल। बट अगर मीडियम दूसरा हो गया तो वो सब की स्पीड अलग अलग होती है और सब अलग अलग एंगल पे बैंड हो गए, जिसके कारण ही आपको ये 7 कलर्स ऐसे अलग अलग बैंड होते हुए दिखेंगे। क्लियर, which leads to the dispersion of light, which leads to the dispersion of light. ठीक है, अब देख लो, मैं बताता हूँ कैसे होता है। रेड लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वायलेट लाइट हैज द मिनिमम वेवलेंथ। ये जो इतना पैराग्राफ है ना, ये प्लीज मोस्ट आईएमपी पैराग्राफ है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, तो याद रख लेना। इसमें से रेड कलर मतलब देखो सबसे ऊपर इसकी कौन सी वेवलेंथ होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ। अब सर ये वेवलेंथ क्या है, तो वेव्स आपको पता है ना ऐसे ट्रैवल करती है, तो इनको हम बोलते हैं क्रेस्ट। उन दो के बीच का जो डिस्टेंस होता है उनको हम लेमड़ा बोलते हैं, इनको बोलते हैं ट्रफ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम ट्रफ बोलते हैं, उसको लेमड़ा बोलते हैं। आया। और वायलेट जो कलर है उसकी सबसे मिनिमम वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का सिंबल है लेमड़ा। सो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबको टाइम तो सेम लग रहा है। अब वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस ही हुआ, तो किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फॉर सेम टाइम। मतलब एक बंदा 1 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रैवल करा और दूसरा बंदा 200 किलोमीटर ट्रैवल करा, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, 200 वाले की, क्योंकि एक ही घंटे में वो 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। मतलब सेम टाइम में जो रेड लाइट है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इसलिए सो रेड लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट एंड डेविएट्स लीस्ट। जो जितना फास्ट ट्रैवल करेगा वो डेविएशन उसका कम होगा, डेविएशन मतलब उसका पाथ ऐसे कम होगा। while violet light travels slowest and deviates maximum, और जो स्लो ट्रैवल करेगा उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। ये उसका रिलेशन है। wavelength is directly proportional to velocity is directly proportional to 1 by deviation। मतलब वेवलेंथ और डेविएशन, मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो डेविएशन लीस्ट, और मिनिमम वेवलेंथ तो डेविएशन इज मोस्ट। डन, आगे बढ़े, पक्का। ठीक है, लिख लिया बेटा सब लोगों ने। ये डायग्राम बनाने की जरूर नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था, आपको सिर्फ ये याद रखना है कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अब आइजैक न्यूटन यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ, वो गधा है एक नंबर का, एक नंबर का गधा। क्यों गधा है मैं बता देता हूँ। गधा तो नहीं है, बट उनके कारण ही ये सब कुछ मिला है, तो जस्ट किडिंग। अब उन्होंने क्या सोचा कि भैया हम एक प्रिज्म को सीधा रखें, दूसरे प्रिज्म को टेढ़ा रखें। जो पहला प्रिज्म है उससे व्हाइट लाइट हम पास करें तो वो विबग्योर में पास हो जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। अब वापिस दूसरे प्रिज्म को उल्टा रखें तो वो, तो क्या होगा, तो उसने देखा कि वो वापिस जो 7 कलर से कंबाइन होके व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए। आप बोलोगे सर क्या गप्पे मार रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आइजैक न्यूटन भैया ने बोला है और प्रूव्ड है ये एक्सपेरिमेंट करके।
So Newton showed that the reverse of dispersion of light is also possible. He kept two prisms close to each other. दो प्रिज्म बाजू बाजू में रखे, one in erect position and the other in the inverted position. पहला erect, दूसरा inverted. पहला erect, दूसरा inverted. The light gets dispersed when passed through the first prism. Obvious सी बात है, क्योंकि पहले प्रिज्म से आप जैसे ही व्हाइट लाइट भेजोगे तो हमने आगे पढ़ लिया, पूरा 7 कलर स्प्लिट हो जाते हैं. The second prism receive all 7 color rays from first prism. ये देख लो, सारी की सारी 7 rays second prism में combine हो रही and recombines them to original white light. वो कैसे पता चला? तो यहाँ पे स्क्रीन रखा, उस पे आया. And this observation shows that sunlight is made up of 7 colors. ये भी बहुत ही important question है. So that sunlight is made up of 7 colors. ये any light that gives spectrum similar to that of sunlight is called white light. और जो लाइट स्प्लिट होके 7 कलर प्रोड्यूस करते हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे? उन सबको हम बोलेंगे व्हाइट लाइट. ठीक है बेटा, ये उसका डिस्क्रिप्शन, ये डायग्राम कंपलसरी बनाना, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके, रियलिटी में ऐसा होता है. देखो, व्हाइट लाइट गई, 7 कलर में स्प्लिट हुई, ये 7 कलर वापस बाहर निकले, वो इन्वर्टेड प्रिज्म से 7 कलर अंदर गए, वो कंबाइन होके क्या बन गया? वापस व्हाइट लाइट बन. एक्सपेरिमेंट में ऐसा दिखता है आपको. डन, आगे बढ़े. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब है रेनबो. रेनबो में आपने देखा होगा कि रेनबो का कलर ऐसा होता है. देखो, ये रहा रेनबो, ऐसा होता है, नीचे विब, ऊपर आर, विब क्यू. सर ये तो सेम टू सेम प्रिज्म में भी ऐसा होता है. तो रेनबो बनने के लिए क्या भगवान ने ऐसे प्रिज्म अंदर रखे हैं कि भाई रेनबो गिरेगा और रेनबो होगा? नो, इट इज नॉट. तो सर रेनबो कैसे होता है? बताता. A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. After a rain shower. During rain shower कभी नहीं होगा और before rain shower कभी नहीं होगा. अब लोग सर कभी कभी ड्यूरिंग रेन शावर होता है, कभी कभी ड्यूरिंग रेन शावर होगा, मतलब आपके वहां पे रेन गिर रही होगी, बट जहाँ पे रेनबो हो रहा है वहां पे रेन कभी नहीं गिरेगी. रेनबो हमेशा उस जगह पे होता है जहाँ पे रेन नहीं गिरती है. अब ये कैसे होता है? इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. अब देखो, जैसे ही रेन स्टॉप हो गई तो आपको क्या लगता है एटमॉस्फेयर में पानी नहीं होगा? होगा. रेन ड्रॉप्स होते हैं, छोटे 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 रेन ड्रॉप्स होते हैं. वो किसकी तरह काम करते हैं? प्रिज्म की तरह. मतलब सनलाइट उसमें गिरी तो प्रिज्म कैसे 7 कलर में स्प्लिट होता है, तो वैसे ही रेन ड्रॉप 7 कलर में उसको स्प्लिट कर देंगे. A rainbow is always formed in direction opposite to that of sun. ये एक मार्क का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मतलब मान लो आप जहां पे रेनबो देख रहे हो तो सन एग्जैक्टली उसके पीछे होगा. आपको कभी भी रेनबो और सन सेम डायरेक्शन में नहीं दिखेंगे. क्यों? बिकॉज रेनबो यहाँ पे दिख रहा है तो सन की लाइट रेज यहां से रेनबो पे गिरेगी तो आपको दिखेगा ना, वरना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, सो यू गॉट दिस पॉइंट कि भाई सन एंड रेनबो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन होने चाहिए. कभी भी आप ऐसे नहीं देख पाओगे भाई रेनबो सामने सन भी सामने और आपको दिख रहा है. क्यों? उसका रीजन मैंने बता दिया कि सन से सनलाइट रेनबो पे गिरेगी तो रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों में आ सकती है. कैसे फिनोमेना होगा देखते हैं. द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म. जैसे मैंने बताया ना कि भाई रेनबो मतलब विबग्योर मतलब प्रिज्म से ही बनता है वो स्पेक्ट्रम. तो वो स्पेक्ट्रम प्रिज्म तो भगवान ने रखे नहीं है ऊपर सारे, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो प्रिज्म की तरह काम करते हैं. They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop. सर ये क्या बोला, कुछ पता नहीं चला. ओके, सबसे पहला क्या होता है पता है? सबसे पहला होता है रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स. दूसरा क्या होता है? रिफ्लेक्ट इंटरनली. और तीसरा क्या होता है? रिफ्लेक्ट अगेन. समझ में आया? अब देखो, पहले ये सनलाइट आप देख पा रहे हो बेटा, सनलाइट, ये सनलाइट ऑरेंज कलर से इंडिकेट करी गई है ताकि आपको पता चले. अब जैसे ही रेन ड्रॉप है, सनलाइट बाहर क्या होगा? मीडियम एयर, अंदर क्या मीडियम होगा? वाटर. दोनों मीडियम चेंज हो रहे हैं तो क्या होगा? फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो वो रिफ्रैक्शन होगा.
रिफ्रैक्शन के साथ साथ वो क्या हो रहा है, डिस्पर्स भी हो रहा है। देख रहे हो, देखो वायोलेट और रेड कलर दोनों अलग अलग स्प्लिट हो रहे हैं, है क्या नहीं। फिर ये रेन ड्रॉप पे वापस बाहर निकलना चाहिए, उसकी जगह पे रिफ्लेक्ट हो रहा है इंटरनली, इंटरनली वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर ऐसा क्यों होता है, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं है। तो बेटा ये आपका हायर स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, हम इसमें नहीं जाएंगे डिटेल में, बिकॉज आपके लेवल का नहीं है और आपके स्कोप का नहीं है। अब इसमें ऐसा होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होता है तो वो वापस इंटरनली रिफ्लेक्ट होता है। जैसे मान लो कि भाई ये यहाँ पे से बाहर निकल रहा है, बट वो बाहर जाने की जगह पे अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा पे, अगर आप उसे रिफ्लेक्ट कराओगे ये पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा। तो अब वो कितना एंगल होता है, क्या होता है, वो पूरा डिस्कशन 12th में, पूरा डिस्कशन 12th में क्लियर हो गया। ओके, अब देखो फिर वो वापस यहाँ पे आ रहा है रिफ्लेक्ट होने के बाद, अब ये सरफेस पे आ रहा है, मतलब अब वाटर से एयर में जा रहा है तो रिफ्लेक्ट अगेन हो रहा है। अब बोलो सर अब क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज अब एंगल उसका छोटा बढ़ गया। पर्टिकुलर मिनिमम एंगल जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, इस पर्टिकुलर एंगल पे ही होना चाहिए, वरना क्लियर हो गया, पक्का। Now due to the dispersion of light and internal reflection different colors reach the observer's eyes। dispersion हो रहा है और internal reflection हो रहा है, फिर वो बाहर निकल के हमारे ये हमारी आईज है, ठीक है, ऑब्जर्वर की आईज तक पहुंचता है। A rainbow can also be seen on a sunny day by looking at the sky through a water flow or through a water fountain with the sun behind you। So it is not always that कि भाई सिर्फ रेनी कंडीशन में ही होगा। सर वाटरफॉल में तो रेन रेन कहाँ पे आ रही है, तो बेटा वाटरफॉल जब गिरता है तो उसके टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आजू बाजू गिरते हैं ना। जब पानी गिरता है तो आप देखोगे आजू बाजू खड़े हो तो भी आप गीले हो जाओगे, क्योंकि वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स घूमते रहते हैं। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे काम करेंगे, तो जैसा रेन के समय काम करता है वैसा ही। सो दे एक्ट एज अ प्रिज्म एंड यू विल गेट अ रेनबो। डन, आगे बढ़े बेटा, पक्का। सो दिस इज हाउ रेनबो इज फॉर्म। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सी दिस इज हाउ बेसिकली रेनबो इज फॉर्म। डिटेल में बताया, व्हाइट लाइट पहला यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है इस सरफेस पे, फिर डिस्पर्जन होता है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वापस यहाँ पे आया और रिफ्रैक्शन हमारी आंखों में पहुंचा। ये डायग्राम मत बनाना, ये बहुत हाई लेवल का डायग्राम है, ठीक है। विबग्योर उल्टा देखो, विबग्योर रेनबो ऐसे बनेगा। ओके डन, पक्का बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से पहले मैं आपको एक एटमॉस्फेयर के बारे में समझाना चाहता हूँ। व्हाट इज मीन बाय एटमॉस्फेयर, प्लीज अंडरस्टैंड द एटमॉस्फेयर। ओके, मान लो कि एक लाइट यहां से ऐसे आ रही है। अब ड्यू टू, अब देखो ये बात तो आप मानते हो कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, ये यहाँ पे हम रहते हैं, देख लो बेटा यहाँ पे हम रहते हैं। जैसे 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 ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता जाता है, थिन होता जाता है, एयर थिन होती जाती है, मतलब एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाती है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो एटमॉस्फेयर थिक होता है और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे तो वैक्यूम ही था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही अंदर घुसा, जैसे ही अंदर घुसा लाइट, तो इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो क्या होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। वापिस बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, वापिस बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, वापिस बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और फाइनली हमारी आंखों तक पहुंचेगा। बट एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए था, एक्चुअल पाथ तो ऐसे होना चाहिए था, बट जा कैसे रहा है, बैंड होते होते इस डायरेक्शन में जा। दिस इज व्हाट नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज। क्यों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो अलग अलग लेयर से बना है और हर एक अलग अलग लेयर की डेंसिटी अलग अलग है, जिसके कारण ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होगा, रेयर टू डेंसर, मतलब बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, उस हिसाब से काम होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं आपको आगे समझा सकता हूँ। डन, चलो ये देखो ये पूरा, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जैसे मैंने बता दिया, बराबर, ये पूरा यूनिफॉर्म नहीं है।
इट्स डेंसिटी गोज ऑन चेंजिंग, जैसे नीचे आएंगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मतलब ये वाला मीडियम क्या होगा, रेयर, और ये वाला मीडियम क्या होगा, डेंसर। एज वी मूव अप और डाउन, वेरस ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज। ये तो कॉन्सेप्चुअल बात है। इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंसिस्टिंग ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, अलग अलग लेयर अलग अलग डेंसिटीज की, विच एक्ट एज अ रेयर और डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कोई है वो रेयर मीडियम की तरह काम कर रहा है, कोई है वो डेंसर मीडियम की। नाउ ड्यू टू दिस व्हेन द लाइट रेज पासेस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, अब देखो जैसे नीचे जाएंगी दे अंडरगो रिफ्रैक्शन। अब ऊपर से नीचे आ रही है तो रेयर टू डेंसर आ रही है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नीचे से ऊपर जा रही है डेंसर टू रेयर जाती है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय दिस लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इसी को हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया? किसी को कुछ प्रॉब्लम बेटा नहीं है ना? श्योर? आगे बढ़ें? पक्का? ओके, डन डन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमेना जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, जिसका फर्स्ट फिनोमेना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स व्हिच यू सी इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कैसे? द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट बहुत दूर है, सनलाइट तो नहीं आएगा, स्टार लाइट आएगा, स्टार लाइट। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्स खुद की लाइट होती है, मून इज नॉट अ स्टार। सन की रेज जब मून पे गिरती है तो हमें हमारी आंखों पे आती है, तो मून इज नॉट अ स्टार। मून की खुद की सॉरी स्टार्स की खुद की लाइट होती है तो वो हमारे आंखों तक डायरेक्ट आती है। एज द लाइट फ्रॉम द स्टार एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, देखो यहाँ पे, और हमने बताया ना कोई अलग अलग मीडियम की तरह है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन ड्यू टू वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ एयर एट वेरियस एल्टीट्यूड। हर एक अलग अलग एल्टीट्यूड पे उसकी एयर की डेंसिटी अलग होती है। The continuously changing atmosphere refracts the light by different amounts. Continuously changing atmosphere जो है ऊपर ऊपर ऊपर, वो अलग अलग तरह से रिफ्रैक्ट करेगा। In this way, the starlight reaching our eyes increases and decreases continuously, and the star appear to twinkle at night. अब देखो होता क्या है कि भाई वो जो मीडियम में एयर होगी, क्या वो एयर कांस्टेंट होगी? पहले बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे एयर, ये एयर कंटिन्यूसली मूव हो रही है। अब एयर के कारण रिफ्रैक्शन होके हमारे आंखों तक पहुंचा, राइट, हमारे आंखों तक पहुंचा, बट सडनली वो एयर घूम, थोड़ी एयर निकल गई, थोड़ी और एयर आई, अब वो डेंस एयर है तो वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, वापस रेयर एयर आई तो वो चेंज हो जाएगी। तो हमें जो स्टार है वो कैसा दिखेगा, ट्विंकल होता हुआ, चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद होता हुआ दिखेगा। इसकी तरह देखो ये डायग्राम, ये डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। स्टार की पोजीशन एक ही होती है, बट ड्यू टू वेरिंग एयर वो हमारे आंखों में अलग अलग, ये देखो पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 3 एक ही, वहां पे ही हमें वो थोड़ा बहुत आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता दिखेगा, इसलिए हमको ऐसा दिखता है कि भाई वो ट्विंकल कर रहा है। क्योंकि उससे देखो पहला यहाँ पे पोजीशन थी तो उसकी रे आंखों तक डायरेक्ट आ गई, फिर जैसे ही थोड़ा वही पोजीशन है बट एयर चेंज हो गई तो उसकी रे दूसरी हो गई, अब वापिस एयर चेंज होगी तो रे तीसरी होगी, मतलब उसकी पोजीशन थोड़ी बहुत चेंज हो रही है। दिस इज व्हाई वी फील दैट स्टार्स आर ट्विंकलिंग। ओके, क्लियर हुआ? पक्का? तो पॉज द वीडियो और ये डायग्राम मत बनाइए। ओके, नेक्स्ट, द स्टार सीम हायर देन द एक्चुअली आर। स्टार्स जो होते हैं वो एक्चुअली हायर होते हैं जहां से हम दिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो देखो ये सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताया। अब देखो लाइट बैंड होके इस डायरेक्शन में आ रही है, लाइट बैंड होके इस डायरेक्शन में, बट स्ट्रेट लाइन तो ये है, तो क्या हमें बैंड वाली लाइट दिखेगी? ना, हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन ही दिखती है। लाइट ऑलवेज पास स्ट्रेट, साउंड बैंड हो सकता है, लाइट बैंड नहीं हो सकती। तो सर क्या करेंगे अभी? तो उसमें ऐसा होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि भाई वो जो बैंड लाइट है वो यहाँ से बैंड होगी बट हमें दिखेगा तो यही, बैंड यहाँ पे होगी बट हमें दिखेगा यही। जैसे मैं आपको बता दूं, ये रहा, ये रहा। अब जैसे आप नीचे आओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, इट विल बैंड कहाँ पे, इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब वो उसका पाथ ऐसे क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बेटा, टिल्ट पाथ। अरे यार, टिल्ट पाथ, बट ये टिल्ट पाथ हमें दिखता ही नहीं, हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो ऊपर ही दिखती है, बराबर है। उसको हम क्या बोलते हैं, अपरेंट स्टार पोजीशन। अपरेंट मतलब जो रियल नहीं है, एक्चुअल स्टार की पोजीशन यहाँ पे, एक्चुअल स्टार की पोजीशन यहाँ पे है, बट वो हमें दिखती ऊपर है थोड़ा। क्यों? बिकॉज बैंड लाइट तो हमें कभी नहीं दिखेगी, लाइट तो हमें स्ट्रेट दिखेगी। तो जैसे देखो ये बैंड पार्ट है तो हमें तो स्ट्रेट ही दिखेगा, एक्चुअल यहाँ पे होना चाहिए, बट हमें थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ये रहा देखो उसका दूसरा पार्ट, स्टार यहाँ पे, यहाँ से आया बैंड हुआ, यहाँ से आया बैंड हुआ, तो हमें क्या स्टार ऐसा बैंड दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा। स्ट्रेट में तो एक्चुअल पोजीशन ये है और अपरेंट पोजीशन उसकी ये हो गई। बैंड होते होते थोड़ी दिखेगा, बैंड हो गया, बैंड हो गया, बैंड हो गया, ऐसा तो दिखता नहीं है। ये डायग्राम आपको बनाना है, ये डायग्राम नहीं बनाना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। एज द लाइट फ्रॉम अ स्टार एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन एंड bend towards the normal each time due to the atmospheric refraction। जैसे जैसे मैंने बताया ना, देखो बैंड हो रहा है each time। Therefore the apparent position of the star is slightly different from its actual position। उसके कारण apparent position थोड़ी ऊपर होती है, बराबर है, apparent position थोड़ी ऊपर होती है। The star appears to be slightly higher than its actual position when viewed near the horizon। और जब हम देखते हैं तो स्टार जो है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। क्लियर हो गया? पक्का? किसी को भी कुछ डाउट है बेटा? नहीं है ना? ओके, दैट्स इट। ठीक है, लिख लिया? फिर ये डायग्राम नहीं बनाना, ये डायग्राम बनाने का। और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आज के लिए, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। नाउ एज प्लैनेट्स आर ऑफ लार्जर साइज देन द स्टार एंड मच क्लोजर टू द अर्थ। देखो पहली बात समझो, स्टार्स बहुत दूर है, एक स्टार्स ऐसा पॉइंट आप समझ सकते हो, वेयर एज प्लैनेट्स इतना बड़ा है तो वो अलग 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 ऐसे ऐसे छोटे 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 देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। एंड they can be considered as a collection of large number of point side sources of light। समझ रहे हो? They can be considered as a collection of large number of point side source of light। The total variation in the amount of light entering our eye from all these individual point side sources will average out to zero, which will nullify the twinkling effect of each other। Therefore planets do not twinkle। सर ये बात समझ में नहीं है, अब समझो, मैं इसको जूम करके बना रहा हूँ। मैं, ये हमारा प्लैनेट है, वो बहुत सारे छोटे 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 ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। ओके, ये देखो, अब मैं जैसे बना रहा हूं आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर ये ट्विंकल कर रहे हैं। अब इसमें से बहुत सारे पार्टिकल है, जैसे हमने बताया ना कि भाई स्टार एक टाइप का है तो उसकी पोजीशन इधर भी शिफ्ट हो सकती है, इधर भी शिफ्ट हो। मान लो ये इधर शिफ्ट हुआ, 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 ये इधर शिफ्ट हुआ फॉर अ मोमेंट। मतलब सब रैंडम डायरेक्शन में हैफेजरली मूव हो रहे हैं, तो कोई इधर कोई इधर, आधे इधर आधे इधर, मतलब कुछ दिखेगा तो नहीं हमें, तो ट्विंकल होता हुआ तो नहीं दिखता है हमें। तो इसी के कारण उनका ट्विंकलिंग इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाता है। वापिस थोड़ी बार वो इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, कोई इधर कोई इधर कोई इधर घूमेगा, ऐसे सब अलग अलग डायरेक्शन में घूमता रहता है। इसलिए द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर राइट फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल, ये सारे इंडिविजुअल पॉइंट साइज के कारण हमारे आंखों में आएगा, वो एवरेज आउट टू क्या हो जाएगा, जीरो, जिसके कारण उसका ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलीफाई। एंड देयरफॉर प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट इसलिए ट्विंकल नहीं करते। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ बेटा? किसी को भी कुछ डाउट है तो बता दीजिए, वरना इट्स ओके। आ गया समझ में? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर भी किसी को डाउट हो तो वीडियो रिप्ले करिए, फिर भी किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ में आता तो मैं समझाऊंगा, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लेक्चर में ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा पार्टी बाकी और एक्सरसाइज भी हम साथ में ले लेंगे। ओके, टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।